हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ही बहुत ही, हम कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आज की जो क्लास है वो नॉर्सेट और आरआरबी पे बेस्ड है कि नॉर्सेट 8 के अंदर कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे मेकअप किया है। ठीक है? तो आज की क्लास में लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह पाए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही उसका आंसर करना है। ठीक है? किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना एकदम बारीकी से पढ़ना होता है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको अगर आंसर चाहिए तो आंसर को आप एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से आप यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड एक बहुत ही कारगर, हम कह सकते हैं कि एक कारगर साबित हुआ है कि अगर आप चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन को हटा देते हो कि आपको पता है कि ये एलिमिनेट होने वाले हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप वैसे तरीके से क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करते हो तो 100% आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है कि नॉर्सेट का जो एग्जाम है वो हमारे सर पर आ चुका है। बिल्कुल, अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अब हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करना है। तो उसी के हिसाब से, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके आया हूं जो कि हमारी रेगुलर रहेंगी नॉट सेट तक की। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। चलिए हमारा सेशन को स्टार्ट करते हैं कि क्या आपका क्वेश्चंस रहने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या दिखाई दे रही है? सबसे पहला क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन बता रहा है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट, ए नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट एंड हु इज रिसीविंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। क्या कह रहा है कि एक नर्स है जो कि केयर कर रही है क्लाइंट की, और वो क्या कर रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी के हिसाब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी चल रही है उसको। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हमें मार्क करना होता है, हमें याद रखना होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, रिसीविंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा आई होप। Which clinical manifestations would alert the nurse? Which clinical manifestations would alert the nurse hemolytic transfusion reaction? क्या कह रहा है कि कौन सी manifestations आएगा किसके अंदर और उसके लिए अलर्ट होंगे। एक नर्स जो है, एक नर्सिंग ऑफिसर जो है वो अलर्ट होगा किस, कौन से मैनिफेस्टेशंस के लिए होगा कि हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है। सेलेक्ट ऑल द अप्लाई, मतलब आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट रहने वाले हैं इस वाली कंडीशन के अंदर। चलिए मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूं कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं आपको कुछ जनरल बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जब भी आप, अगर किसी बच्चे ने हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया है तो उसको इजीली पता होगा इसके बारे में। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं बच्चों, ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आपको पता है कि हमें ब्लड को सबसे पहले, जैसे ही आप वार्ड के अंदर या आईसीयू के अंदर आप कार्यरत हो और आईसीयू के अंदर आपको किसी डॉक्टर ने बोला कि इसको ब्लड चढ़ाना है 1 PRVC। ठीक है, आपने उसको मंगवा लिया। अब मंगवाने के बाद सबसे पहला काम होता है कि ब्लड को चेक करवाना। चेक कौन करेगा बच्चों? चेक करता है डॉक्टर। जब वहां पे आपका रेजिडेंस होता है, जो आईसीयू के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो इसको चेक करते हैं। अब चेक वो क्या करते हैं, उस पे वहां पे आपका यूएचआईडी नंबर होता है। ये एक यूएचआईडी नंबर, एक यूनिक नंबर होता है, हर पेशेंट का अलग अलग होता है। एक नंबर होता है, उसको मिलाते हैं। ठीक है, उसका नेम को मिलाते हैं, उसकी एज को मिलाते हैं, उसके सेक्स को मिलाते हैं। तो ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि इसी पेशेंट का ये ब्लड है। फिर उस पे वो साइन कर देते हैं और साइन करने के बाद वो ब्लड चेक हो चुका है। आपको आपको क्या करना है कि आपको विद इन 30 सेकेंड्स, 30 मिनट सॉरी, विद इन 30 मिनट्स उसको ट्रांसफ्यूज करना होता है। मतलब कि जैसे ही ब्लड आता है हमारे पास, 30 मिनट्स तक आप उसको रख सकते हो, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है।
उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है, इसीलिए हम उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं, 30 मिनट्स तक उसको रखते हैं हमारे पास। ठीक है, 30 मिनट्स ओवरऑल हो जाती हैं, वहां से आता है, आप चेक करवाते हो, लगाते हो, उतने में 30 मिनट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हम लगाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब ये काम आपने कर लिया। जब भी आपने ब्लड को लगाया, ट्रांसफ्यूज जब आप कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपका भी काम बनता है, आपका भी एक कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि आपको भी उसको चेक करना है। ठीक है, आपको भी उसको चेक करना है, क्योंकि इसमें एक तो आपका आपका चलो मरीज की, आपके मरीज का फायदा है, क्योंकि अगर उसको गलत ब्लड चढ़ता है तो उसको बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो आपका काम क्या होता है, आपका काम होता है कि सर RH जो नेगेटिव है, ये पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उन सबको मिलाना होता है। बाकी ये सारे काम तो करता है डॉक्टर ही करता है करने को तो, लेकिन आप एक नजर आप उस पर डाल सकते हो कि ये परफेक्ट है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो पेशेंट तक सही ब्लड पहुंचेगा, अगर वो गलत है तो वो वापस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपने क्या किया कि इस पे नजर नहीं डाली, चलो इसको बाद में समझते हैं। पहले आप ये समझना है कि आपने नजर डाल ली और वो करेक्ट है। अब करेक्ट है तो आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफ्यूज करना है, उसको ट्रांसफ्यूज करना है। और ट्रांसफ्यूज हम कैसे करते हैं बच्चों, कि हमें 15 मिनट तक पेशेंट के पास ही स्टे करना होता है। ये बात सभी को पता है या नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया होता है 15 मिनट का। इस बात को ध्यान रख लेना बच्चों, इस बात को लिख लेना, ध्यान रख लेना कि कितना समय तक हमें मरीज के पास रखना होता है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी चढ़ा रहे होते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं, तो हमें कितना समय तक मरीज के पास रखना है, तो 15 मिनट तक मरीज के पास रखना होता है। और हमें ब्लड को स्लो देना होता है। ठीक है, स्लो हमें उसको देना होता है स्टार्टिंग में। फिर आप 15 मिनट के बाद उसको क्या कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है, उसको स्टार्ट करना होता है, स्लो स्टार्ट। ठीक है, ये बात तो हमारी नॉर्मल कहानी की होती है। अब सपोज दैट अगर किसी बंदे ने, अगर किसी नर्सिंग ऑफिसर ने, हम कहते हैं कि अगर डॉक्टर से वो गलती, जो गलती हुई है, वो अगर वो छूट गई, नर्सिंग ऑफिसर से भी वो छूट गई। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर से भी वो छूट गई, तो क्या होगा, मरीज के अंदर, पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेशेंट के अंदर रिएक्शंस देखने को मिलेगी। अब रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट तक आपको कहाँ रखना है, पेशेंट के पास रखना है। अगर कोई भी हीमोलाइटिक कंडीशंस होती है, कोई भी उसकी कंडीशंस में कोई भी आपको साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो आप उसको मेजर कर पाते हो और उसको समझ पाते हो। समझने के बाद उसकी पेशेंट की जो ब्लड जा रहा है उसको स्टॉप करना होता है, ताकि और फर्दर कंडीशंस खराब ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर चीजें क्या बताई गई है उसके बारे में हमें समझना है। देखो, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकेंड मैं थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। देखिए, आपने क्या देखा, देखो पहले अगर मैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं, नॉर्मल मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, मोस्ट कॉमन, इसका हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो तो कौन सी होती है, नॉन हीमोलाइटिक फिब्राइल रिएक्शंस। कौन सी होती हैं, नॉन हीमोलाइटिक फिब्राइल रिएक्शन। आगे बात समझ में, कि नॉन हीमोलाइटिक फिब्राइल रिएक्शन है, इसको गांठ बांध लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। ठीक है, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, कि आपके पास एक कंडीशन इसके अंदर बताई गई है कि हीमोलाइटिक फिब्राइल रिएक्शन हो रही है। हीमोलाइटिक फिब्राइल रिएक्शन अगर पेशेंट के अंदर हो रही है, तो आपको कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ये देखो, ये क्या कह रहा है, हीमोलाइटिक रिएक्शंस अकर। तो हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको बात को समझते हैं। देखो, हीमोलाइटिक का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस कहलाता है या हीमोलाइटिक कहलाता है। अब आरबीसी का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, कि भैया जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है ड्यू टू आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, आरएच
इनकम्पैटिबिलिटी। क्यों हुआ है बच्चों? आर एच इनकम्पेटिबिलिटी के कारण हुआ है। ठीक है, किसके कारण हुआ है? आर एच इनकम्पेटिबिलिटी के कारण हुआ है। इस बात का आपको फोकस करना है। ये क्वेश्चन है बच्चों कि अगर हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है तो क्यों होती है, तो आपको बताना है कि आर एच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर। आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, पेशेंट आपका है आर एच पॉजिटिव, ठीक है, अगर आपने उसको आर एच नेगेटिव अगर ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया है, पेशेंट आर एच पॉजिटिव है, अगर आर एच नेगेटिव आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है? उस कंडीशन के अंदर मतलब अगर आप डिफरेंस करते हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या करता है कि इसके जो एंटीजन्स होते हैं डिफरेंट हैं, इसकी एंटीबॉडीज डिफरेंट है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीजन प्लस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स बन के क्या करते हैं, ये हमारी आरबीसीज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। आरबीसीज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती हैं और करते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन को कहते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शन। हीमोलाइटिक रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों? इसी कंडीशन को बोलते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शन। और जब भी आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलती है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 15 मिनट आपके आपके पेशेंट के पास खड़े रहोगे या मॉनिटर करते रहोगे तो उसकी जान को हम बचा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, हीमोलाइटिक कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो उसके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कौन कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूं। देखो, अगर आरएस इनकम्पेटिबिलिटी के कारण कौन कौन से हम कह सकते हैं कि वो आते हैं क्या, मैनिफेस्टेशंस आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज होती है टैकीकार्डिया। ठीक है, उसके बाद होता है टेकिपनिया। ठीक है, उसके बाद आता है हाइपरटेंशन, एप्रिशिएशन, एप्रेशन। एप्रेशन का मतलब होता है डर लगना। क्या लगना बच्चों? डर का लगना। क्या कहलाता है? एप्रेशन कहलाता है। एप्रीहेंशन। ठीक है, ए सेंस ऑफ इम्पेंडिंग ड्यूम, ए सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। इन सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम का मतलब क्या है बच्चों? कि बहुत ज्यादा घबराहट का होना, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स का आना। और क्या कहलाता है बच्चों? और कौन कौन से होते हैं कि भैया हेडेक आपको देखने को मिलेगा, फीवर एंड चिल्स आपको देखने को मिलेगी, फीवर एंड चिल्स आपको देखने को मिलेगी, लो बैक पेन आपको देखने को मिलेगा, लो बैक पेन आपको देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन यूरिया आपको देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन। तो ये सारी कंडीशंस आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? आपके कहाँ देखने को मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? कि हीमोलाइटिक रिएक्शंस के अंदर आपको ये सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों? मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई कि सर आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी चीजें देखने को, टैकीकार्डिया होगा, टैकिप्निया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, एप्रिहेंशन देखने को मिलेगा, इस सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम का मतलब घबराहट आपको देखने को मिलेगी, डर आपको देखने को मिलेगा कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरे साथ क्या हो रहा है, उस चीजों के अंदर आपको ये सेंस ऑफ इम्पेंडिंग का मतलब होता है। ठीक है, हेडेक आपको देखने को मिलता है, फीवर एंड चिल्स आपको देखने को मिलती है, एंड हीमोग्लोबिन यूरिया आपको देखने को मिलता है। आगे मेरी बात समझ में। देखो, ब्लड के ऊपर पढ़ाने को बहुत सारा है। ब्लड के ऊपर अगर मैं पढ़ाता जाऊं तो आपको हम कह सकते हैं 2-3 घंटे निकल जाएंगे। ब्लड बहुत सार है, इसको कैसे कैसे तकरीबन मैंने इस पे पूरा लेक्चर ले रखा है। आपको अगर पूरा लेक्चर लेना है तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही एग्जाम के लिए सफिशियंट है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो गो एंड वॉच, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर FON का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ब्लड का पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है, तो उसको आप जाके देखें। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं बच्चों? मैंने फिलहाल आपको चीजें बताई हैं कि एक तो आपको टैकीकार्डिया के बारे में बताया है, मतलब कि मैंने एक हम कह सकते हैं हेमोलाइटिक रिएक्शंस के बारे में बताया है, और मैंने नॉर्मल प्रोसीजर के बारे में
बताया है। तो आपको अब सिलेक्ट करना है कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। देखो मैंने आपको कौन-कौन सी चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली चीज़ हेडेक होगा, बहुत बढ़िया। टैकीकार्डिया होगा, बहुत बढ़िया। हाइपरटेंशन होगा, बहुत बढ़िया। एप्रीहेंशन होगा। ए सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम होगा, लेकिन हमारे पास क्या नहीं होगा? डिस्टेंडेड नेक वेन्स नहीं होंगी। और डिस्टेंडेड नेक वेन्स कहाँ होती है? ये होती है भैया सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड कब होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। फ्लूइड की मात्रा या लिक्विड्स की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तब आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलता है और डिस्टेंडेड नेक वेन्स देखने को मिलती हैं। आपको यहाँ पे जुगुलर वेन जो होती है, वो आपको झप-झप करती दिखाई देती है, इज़िली चमक जाती है। वो उस कंडीशन के अंदर होती है, किसके अंदर होती है? हमारे सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर देखने को मिल जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसको कौन से जो पीआरबीसीज होती हैं उनको कौन से टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, ठीक है? कितने घंटे के अंदर आप चढ़ाना चाहिए, क्या टाइम होता है? तो अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो कितना होता है बच्चों? 4 घंटे, मतलब कि 2 से 4 घंटे होते हैं। वैसे तो 2 से 4 घंटे होते हैं, लेकिन आप 4 घंटे के अगर बाद इसको चढ़ाते हो, या फिर हम कह सकते हैं 4 घंटे से ज्यादा समय लगता है, तो सेप्टिसीमिया हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन हो जाती है राइज। ठीक है? तो आपको बहुत सारी बातें अगर जाननी है ब्लड के रिगार्डिंग, तो आपको पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा। ठीक है? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए क्लाइंट हैज एन arteriovenous fistula, AV fistula है, is being placed in the right upper extremity for the hemodialysis treatment। क्या है बच्चों? ध्यान देना इस पे कि क्या बता रहा है ये बता रहा है कि एक एवी फिस्टुला पेशेंट को लगा हुआ है राइट अपर एक्सट्रीमिटी में हीमोडायलिसिस के लिए। ठीक है? व्हेन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट, which of the following measures should the nurse implement to promote the client safety? कि आपको ऐसा कौन सा मेजर अपनाना है जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार होता है। पेशेंट की सेफ्टी किस चीज में है, उसके बारे में आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इससे फोकस करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है। एक चीज तो ये देखेंगे सबसे पहले, आपके पास क्या क्या चीजें दी गई हैं। आपके पास क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको देखो। सबसे पहली चीज हमें क्या दी है? एबी फिस्टुला लगा हुआ है। अब एबी फिस्टुला क्या बला है? एबी फिस्टुला क्या बला है और क्यों लगाते हैं? देखो, एबी फिस्टुला एक आर्ट्रियोवीनस, मतलब कि आर्टरी प्लस बेन, आर्टरी प्लस बेन के अंदर, बेन के बीच में एक क्या होता है? एक कनेक्शन होता है। एक कनेक्शन होता है जिस किसके लिए करते हैं? हीमोडायलिसिस के लिए करते हैं। हीमोडायलिसिस के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि एबी फिस्टुला हमने क्यों बनाया? क्योंकि एक वेन से हमें निकालना है और आर्टरी से हमें देना है। ऐसा होता है ना कि आपको अगर हीमोडायलिसिस करना है, जिस बंदे ने देखा हो प्रोसीजर उसको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने क्या किया, आपने एक तरफ से फिल्टर कनेक्ट कर दिया एक आर्टरी के अंदर, ठीक है? अब इसको निकालना भी तो वापस है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है? वेन से आप उसको निकालते हो, तो कहीं ना कहीं तो हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी तो ये बाहर आएगा, तभी तो वेन के अंदर आएगा, तभी तभी तो वेन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? फिस्टुला बनाते हैं हाथ में। जनरली हम हाथ में ही बनाते हैं, जनरली हम फोर आर्म के अंदर ही बनाते हैं। तो उसको कहते हैं आर्टरियोवेनस फिस्टुला। आप नेट पे सर्च करके देखोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब इस कंडीशन के अंदर, किस कंडीशन के अंदर कर रहे हैं कि भाई हीमोडायलिसिस के लिए कर रहे हैं। हीमोडायलिसिस क्या भला है? देखो, हीमोडायलिसिस का हीम का मतलब होता है ब्लड, और डायलिसिस का मतलब अगर मैं बात करूं तो फिल्टर की बात कर सकते हैं। और फिल्टर का काम होता है कि कचरे को निकालना, कचरे को कचरा निकालना। ठीक है? अब आप कचरे को कैसे निकाल रहे हैं, आप उस बात पे ध्यान देना कि देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब भी पोटेशियम का लेवल बढ़ता है, देखो सबसे पहली चीज, डायलिसिस का इंडिकेशन क्या होता है? डायलिसिस का इंडिकेशन ये होता है बच्चों कि, इंडिकेशन की बात करूं इंडिकेशन की बात करूं कि लो यूरिन आउटपुट। ठीक है? एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि पोटेशियम का इंक्रीज हो गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है। ठीक है? क्रिएटिनिन बढ़ गया है, मतलब कि नॉर्मल मात्रा से ये चीजें बढ़ चुकी हैं। ये हमारी चीजें
अमोनिया बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, कचरा है, मतलब कि ये हमारे लिए जानलेवा है। ये हमारे लिए क्या है बच्चों, जानलेवा है, ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। इनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है और इनको नॉर्मल मात्रा के अंदर ही लाना है। तो ये कंडीशन सारी क्या होती है, हेमोडायलिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब ये सारे इंडिकेशंस होते हैं, तब हमें क्या करते हैं, पेशेंट का हीमोडायलिसिस करते हैं। ठीक है, हीमोडायलिसिस का मतलब ब्लड को फिल्टर करना, इस बात को आप समझना। ठीक है, ब्लड को आप जब फिल्टर करते हो तो कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती है कि आपको आउटपुट कम हो जाएगा, आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। हाँ, यूरिया भी बढ़ता है, ध्यान रखना। यूरिया भी, यूरिक एसिड एंड यूरिया दोनों चीज बढ़ जाती हैं। तो ये हमारी बॉडी के कचरा होते हैं, इनको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो भी हम क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं और इसको निकाल देते हैं, ताकि पेशेंट का जो नॉर्मल हम कह सकते हैं नॉर्मल जो फिनोमिना है वो वापस आ जाए। ठीक है, तो हेमोडायलिसिस इसीलिए करते हैं। आगे बात समझ में। अब हाँ, एवी फिस्टुला क्या होता है कि एवी फिस्टुला उन पेशेंट के अंदर बनाया जाता है जिनके अंदर जिनके अंदर क्या होता है, प्लांट डायलिसिस होता है, कि इसका हम डायलिसिस करेंगे। प्लांट डायलिसिस होता है, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कि उनको 4-5 बार या 10 बार हमें डायलिसिस करना है, या हफ्ते में 2 बार होना है। ठीक है, तो उनके अंदर हम एवी फिस्टुला का यूज करते हैं। अगर आपको इन इमरजेंसी के अंदर करना है, इन इमरजेंसी के अंदर आपको हीमोडायलिसिस करना है, डायलिसिस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीएलएफसी डीएलएफसी का आप यूज कर सकते हो। हमारे आईसीयू के अंदर डायलिसिस होता है, हमारे आईसीयू के अंदर डायलिसिस होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हम डीएलएफसी यूज करते हैं, क्योंकि आईसीयू के अंदर तो इमरजेंसी बेसिस पे हमें करना होता है। तो डीएलएफसी बेटर ऑप्शन होता है। और डीएलजेसी भी करते हैं। ठीक है, डीएलजेसी नॉट कॉमन, बट मोस्ट कॉमन कौन सा होता है इमरजेंसी में, डीएलएफसी होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है डीएलजेसी। अब इसके अंदर कैसे होता है, इसकी लाइन, इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीएलएफसी की फुल फॉर्म क्या है, तो लिखेंगे डबल ल्यूमेन डबल ल्यूमन फिमोरल कैथेटराइजेशन। डबल ल्यूमन फिमोरल कैथेटराइजेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं डीएलजेसी की, तो डबल ल्यूमन जुगुलार वेन, जुगुलार वेन मैंने आपको बताया था, जुगुलार वेन यहाँ पे होती है, फिमोरल अपनी ग्रोइन एरिया के अंदर होती है। तो जुगुलार वेन कैथेटराइजेशन सिंपल है। डीएलएफसी और डीएलजेसी की अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, देखो। ये हम कह सकते हैं कि ये जो कनेक्शन होता है, ये इंटरनल बॉडी के अंदर होता है। कहाँ होता है, इंटरनल बॉडी, मतलब कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर होता है। कहाँ होता है बच्चों, सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर होता है। कनेक्शन जो बनाते हैं वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर बनाते हैं, बाहर नहीं दिखता है ये। मतलब आपको दिखेगा ओभार टाइप दिखेगा, आपको हाथ में अगर दिखेगा तो ऐसा दिखेगा कि हाँ कुछ तो है, वेन्स आपस में मिली जुली है, बस स्किन होती है उसके ऊपर। ठीक है, और ठीक है, अब इसकी बात आपको समझनी है कि कौन कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि टेक द ब्लड प्रेशर्स वन ओनली ऑन द राइट आर्म टू इंश्योर द एक्यूरेसी, कि आप एक्यूरेसी को देखो, राइट अपर एक्सट्रीमिटी लगाए, राइट अपर एक्सट्रीमिटी लगाए, और ये ऑप्शन कह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ राइट आर्म से ही ब्लड प्रेशर लेना है, ताकि आप एक्यूरेसी का पता लगा सके। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यूज द फिस्टुला फॉर ऑल वेनी पंक्चर्स एंड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, की आप उनपे इन्फ्यूजन भी लगा सकते हो, वहां से सैंपल भी ले सकते हो। ठीक है, इंश्योर द स्मॉल क्लैंप, कि वहां पे आपको क्लैंप का यूज करना है, अटैच विद द एवी फिस्टुला ड्रेसिंग, कि ड्रेसिंग के साथ आपको एक क्लैंप लगा देना है। ठीक है, एवी फिस्टुला assess the fistula and presence of the bruit and thrill sound every 4 hours। आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, कौन सा ऑप्शन सही लगता है बच्चों, देखो। इसके अंदर 4 ऑप्शन है, बहुत ही इजी है, चारों ऑप्शन बहुत इजी हैं। देखो, एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये बच्चों, ये हमारे सीधा ब्लड से कनेक्टेड है, ब्लड से मतलब कि आर्टरी वेन से कनेक्टेड है। ये कहाँ जाएगा, हमारा हार्ट के अंदर जाएगा, मतलब सारे ऑर्गन्स के अंदर जाएगा। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से सैंपल ले रहे हैं, इसी से इन्फ्यूजन दे रहे हैं, इसी से डायलिसिस कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट गलत हो गया। दूसरा नंबर तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि हमें कोई भी प्रकार का इन्फ्यूजन नहीं लेना है यहाँ। और ब्लड प्रेशर की बात करें तो भैया, ब्लड प्रेशर क्यों लेना है कृषि को जांचने के लिए,
कौन सी एक्यूरेसी जांच होगी? ब्लड प्रेशर आप लोगे तो वहां पे एक्यूरेसी पहली बात तो नहीं आएगी, और आपका जो एनास्टोमोसिस आपने किया है, आपने जो आर्टरी और वेन को जोड़ा है वो भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये भी काम आपको नहीं करना है। दूसरा कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंश्योर दैट स्मॉल क्लैंप आर अटैच्ड, मतलब कि आपको क्लैंप करना है उस चीज को। अब मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या होता है, इंटरनल बॉडी सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर होता है, इस पे कोई ड्रेसिंग नहीं होती है, इसके ऊपर कोई ड्रेसिंग नहीं होती है। स्मॉल क्लैंप किसके लिए जिम्मेदार होता है बच्चों? जो आउटर है, जो आउटर है, आउटर का मतलब जो आपको विजुलाइज कर सकते हो आप, जिसमें से तारे बाहर निकल रही हो, ट्यूब्स बाहर निकल रही हो, उसमें आप क्लैंप कर सकते हो। लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्लैंप कहां से करोगे? ये तो सिर्फ अंदर है बॉडी के। क्लैंप आप कर सकते हो डीएलजेसी और डीएलएफसी के अंदर। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आंसर। अब इसमें चौथा ऑप्शन बचा है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? असेस द फिस्टुला फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रिट एंड थ्रिल एवरी 4 आवर्स। अब देखो ब्रिट एंड थ्रिल क्या होता है, इसको समझना ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? इसको समझना है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। देखो यही तो है इंपॉर्टेंट चीज, यही से क्वेश्चन बनता है और कहीं से नहीं बनता है। हेमोडायलिसिस के अंदर या तो आपसे टाइप से पूछा जाएगा कि कितने टाइप्स का होता है डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, हेमोडायलिसिस होता है, बहुत सारे होते हैं। आपका वो तो डायलिसिस पे पूरी वीडियो बना देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। बाकी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, मैं आपको बताऊं। इसके अंदर बताया गया है कि ब्रूट, ब्रूट क्या होता है? ब्रूट एक प्रकार का साउंड होता है जिसको हम कहाँ सुन सकते हैं? बाय हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप। आप वहां पे स्टेथोस्कोप रखोगे, आपको हियर मतलब सुनाई देगा। ठीक है, इस बात पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार। एक होता है थ्रिल। थ्रिल क्या होता है? थ्रिल एक प्रकार की साउंड होता है, इससे हम कह सकते हैं फील कर सकते हैं, उसको पैल्पेट कर सकते हैं। कैसा कैसा होता है? पैल्पेबल होता है या पैल्पेट कर सकते हैं। इसको पैल्पेट किया जाता है, थ्रिल जो साउंड होता है उसको पैल्पेट किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं फील किया जाता है। और ब्रुट जो साउंड होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या करते हैं? सुनते हैं। इसको ये बूजिंग साउंड देखने को मिलता है, बूजिंग, बूजिंग, बूजिंग। अगर जब स्टेथोस्कोप लगाओगे तो आपको बूजिंग साउंड नजर आएगा। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, साउंड प्रॉपर आ रहा है, पैल्पेट बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एवी फिस्टुला है, एवी जो फिस्टुला है बच्चों, वो एकदम करेक्ट है, एकदम अच्छा है, एकदम हेल्दी है। ठीक है, इसीलिए हमें ब्रूट एंड थ्रिल साउंड को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, पैल्पेट करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। तो करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? हमारा फोर्थ नंबर। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं बच्चों? असेस द फिस्टुला एंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एवरी 4 आवर्स ब्रूट एंड थ्रिल साउंड को आपको क्या करना है? असेस करना है, ताकि आपका जो फिस्टुला है वो एकदम सही हो जाए। आगे बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ तक की कंडीशन में? चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उल्टे सीधे हो गए हैं, कोई बात नहीं, उल्टे सीधे हो गए तो चलिए। एक क्लाइंट इज ड्यू टू द हाइड्रोथेरेपी, एक क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को समझना। एक क्लाइंट ड्यू टू इन हाइड्रोथेरेपी फॉर ए बर्न ड्रेसिंग चेंज, कि उसकी जो बर्न की ड्रेसिंग है वो चेंज हो रही है। एंड टू इंश्योर दैट द प्रोसीजर इज मोस्ट टॉलरेबल फॉर द क्लाइंट, टू इंश्योर दैट कि मोस्ट प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं हम वो क्या है कि मोस्ट टॉलरेबल फॉर द क्लाइंट, एंड द नर्स टेक विच एक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। कि नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा? क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं उसके बारे में आपको देखना है। सबसे पहली चीज तो बताई गई है कि एक क्लाइंट विद हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी का वाला पेशेंट है। हाइड्रोथेरेपी का मतलब आप सभी को पता है, एक क्लाइंट विद हाइड्रोथेरेपी और बर्न की उसकी ड्रेसिंग चेंज हो रही है। मेन मुद्दा ये है कि उसकी ड्रेसिंग जो है वो चेंज हो रही है। एंड टू इंश्योर दैट द प्रोसीजर द मोस्ट टॉलरेबल, आपको पता है कि ये पेनफुल प्रोसीजर है। पेनफुल प्रोसीजर, तो कौन सा एक्शन आपको लेना है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि जो
ensure that the client is robe and slippers की वो robe and slippers पहन ले, है ना. Administer the analgesics 20 minutes before the therapy and send dressing supplies टू द क्लाइंट इन द हाइड्रोथेरेपी की आपको हाइड्रोथेरेपी के अंदर क्या करनी है, ड्रेसिंग को भेजना है. ठीक है. तीसरी चीज क्या पूछी गई कि एडमिनिस्टर द इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स, एडमिनिस्टर द इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स 30 मिनट्स बिफोर थेरेपी. अब एक चीज मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, पूछ रहा है कि टॉलरेबल, मोस्ट टॉलरेबल फॉर द क्लाइंट, क्योंकि ये एक पेनफुल प्रोसीजर है. ये कैसा प्रोसीजर है बच्चों, जब भी आप बर्न वाले पेशेंट की ड्रेसिंग आपने होते हुए देखी हो तो आपको पता होगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है बच्चों, क्योंकि जो हमारे गॉज पीसेस होते हैं वो हमारे वुंड पे चिपक जाते हैं. ठीक है. एंड देन बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर उसको हटाओगे तो आप बहुत पेनफुल होती है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती हैं. तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि ये पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो पेन को हमें क्या करना है, रिलीफ करना है. पेन में हमें रिलीफ लाना है. तो रिलीफ लाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, देखो, इंश्योर दैट द क्लाइंट इन द रोब एंड स्लीपर्स. रोब एंड स्लीपर्स का मतलब क्या होता है, स्लीपर्स का मतलब चप्पल होता है, रोब का मतलब आपने बड़े बड़ी पिक्चरों में देखा होगा कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो वॉशरूम से निकलने के बाद व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं और अपने कमर के ऊपर एक गांठ बांधते हैं, होता है ना, वो एकदम कोट जैसा होता है, नहा के निकलने के बाद उसको बोलते हैं रोब. तो यहाँ पे इस प्रकार का कोई काम नहीं है, इस प्रकार का कोई काम नहीं है. एक दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स क्या काम करती हैं, एनाल्जेसिक्स काम करती हैं बच्चों हमारे पेन के रिलीफ के अंदर, कि आप उसको 20 मिनट पहले क्या दे दो, थेरेपी से 20 मिनट पहले आप उसको क्या दे दो, एनाल्जेसिक्स दे दो, ताकि वो दर्द को सह सके. सेंड द ड्रेसिंग सप्लाईज टू द हाइड्रोथेरेपी, कि जब भी पेशेंट हाइड्रोथेरेपी के अंदर जाएगा तो आपको ड्रेसिंग मटेरियल को भेजना है, नहीं, ड्रेसिंग मटेरियल वहां पे उपलब्ध होता है, वहां पे ले जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एडमिनिस्टर द इंट्रावीनस एंटीबायोटिक 30 मिनट्स. देखो बच्चों, एंटीबायोटिक्स का टाइम आपको ड्रेसिंग के हिसाब से चेंज नहीं करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ना ही एनाल्जेसिक्स होती हैं, एनाल्जेसिक्स नहीं होती हैं, एंटीबायोटिक्स नॉट ए एनाल्जेसिक्स. अगर आप इसको दे भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा पेन के अंदर, पेन के अंदर कोई फायदा नहीं होगा. इसीलिए एंटीबायोटिक्स का आपको टाइम चेंज नहीं करना है ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग. ठीक है. आप इसको क्या दे सकते हो बच्चों, आप इसको दे सकते हो तो सिर्फ क्या दे सकते हो, एनाल्जेसिक दे सकते हो, ताकि वो उस पेन को टॉलरेट कर पाए और किसी प्रकार की उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो. क्या मेरी बात समझ में आ गई है. ठीक है. जब भी आपको ड्रेसिंग करनी होती है बच्चों बर्न वाले पेशेंट की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जब भी आप कभी भी नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, हालांकि देखो हमारा एम्स के अंदर तो हमारा काम नहीं होता है ड्रेसिंग का काम होता है हमारे हमारे किसका होता है, डॉक्टर्स का होता है. आईसीयू के अंदर डॉक्टर्स का काम होता है हमारे ड्रेसिंग करने का. जब भी आप बर्न पेशेंट की ड्रेसिंग करते हो तो आपको क्या करना है, प्रॉपर सेप्टिक टेक्निक, एक्सेप्टिव टेक्निक का यूज करना है बच्चों. प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का ही यूज करना है, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन प्रोन होते हैं, मतलब कि जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्फेक्शन प्रोन होते हैं बच्चों. इन्फेक्शन से मतलब कि तुरंत उनको इन्फेक्शन लग जाता है. अगर आप किसी भी प्रकार की कोई अनिश्चित तरीके से अगर आप करते हो तो उनकी जान जाना पक्का है. इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन से जान हो जाएगी खत्म. ठीक है. तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको पता है कि इन्फेक्शन लग सकता है वुंड के अंदर और उसका जो वुंड को काट ना पड़ जाए, या फिर हम कह सकते हैं हमको भंग करना पड़ जाए. इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है. ठीक है. आगे मेरी बात समझ में, हमारा ऑप्शन क्या है, 20 मिनट्स आप बिफोर उसको क्या दे सकते हो, एनालिसिस दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर से पूछ के. चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा. चौथा क्वेश्चन है हालांकि, एक क्लाइंट विद द वुंड इन्फेक्शन, ये क्लाइंट विद द वुंड इन्फेक्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन, a client with a wound infection and osteomyelitis is to the receive the hypervaric oxygen therapy. क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक क्लाइंट है जो क्या कर रहा है, वुंड का इन्फेक्शन है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है एंड रिसीव द हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊं. ठीक है. ड्यूरिंग द थेरेपी नर्स इम्प्लीमेंट विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन, कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन आपको अपनाना है. देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है. वुंड इन्फेक्शन होता है, ये आप सभी को पता होगा कि ऑस्टियोमाइलिटिस एक बला क्या है, कि ये क्या है बच्चों, ये है
बोन इन्फेक्शन। ऑस्टियोमाइलिटिस का मतलब होता है ए टाइप ऑफ बोन का इन्फेक्शन, कि बोन का इन्फेक्शन हो जाना क्या कहलाता है, ऑस्टियोमाइलिटिस कहलाता है। और जब भी ऑस्टियोमाइलिटिस होता है तो ये क्या काम करता है बच्चों, यहाँ पे जो बोन होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल का मतलब है वो टूट के बिखरने लगती है या इन्फेक्शन हो जाता है बोन का। अब जब बोन का इन्फेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं कि आसपास के एरिया भी क्या करते हैं, इन्फेक्टेड होने लगते हैं। आसपास के एरिया भी क्या करते हैं, इन्फेक्टेड होने लगते हैं। उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करते हैं, हाइपरवेरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ये सीवियर इन्फेक्शन होता है बच्चों। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए टाइम टू टाइम तो आपका पैर जो है जहां पे इन्फेक्शन हुआ है उस पार्ट को ही काटना पड़ता है, उस पार्ट को ही काटना पड़ता है। तो आपको ध्यान देना है कि रिसीव द हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब क्या है बच्चों, देखिए हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब है कि एक प्रकार का चैम्बर होता है, इस प्रकार का एक चैम्बर होता है, इसमें हमारे मरीज को लिटा दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे मरीज को लिटा देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन जब सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि पेशेंट को मोर ऑक्सीजन सप्लाई, मोर ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई बार समझ में कि आप जब भी इस चीज को देखते हो, देखो नाम से पता लगता है कि हाइपरबैरिक मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आप दे रहे हो पेशेंट को, कि एटमॉस्फेयर पे सपोज 10 है तो वहां पे आप 20 दो, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको देखना है कि क्यों दे रहे हैं इसको ऑक्सीजन। आप सभी को एक चीज को पता है कि जब भी हम ऑक्सीजन देते हैं, जब भी हम ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं तो हमारी क्या होगी, कि हमारी जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, मोर एक्टिवेट होती हैं, ऐसे करेंगे, मोर एक्टिवेट होती हैं। और जब एक्टिवेट होती हैं तो क्या करती हैं, हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने का काम करती है। उनको किल करने, फैगोसाइटिक सेल्स आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया को खाने का काम करती हैं, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती हैं, जिससे क्या होता है कि वुंड जो है वो फास्ट हील होता है। वुंड जो है वो फास्ट हील होता है। कैसा होता है, फास्ट हील होता है। आप सभी को पता लग गया हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब क्या है। आपको मैंने बताया कि बोन का इन्फेक्शन होता है, बोन के इन्फेक्शन सीवियर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले हम एक चैम्बर के अंदर लिटाते हैं पेशेंट को चैम्बर के अंदर लिटा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से उससे डबल या उससे दो गुना हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं पेशेंट को। जब उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है पेशेंट के अंदर तो वो क्या होता है, फेगोसाइटिक सेल्स जो है वो एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो बैक्टीरिया जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे आती है और वहां से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, खाने लगती है। और उससे क्या होगा, जब बैक्टीरिया वहां पे नहीं रहेंगे, जो इन्फेक्टेड वुंड है वो हेल्दी होने लगेगा, जो अनहेल्दी वुंड है वो हेल्दी होने लगेगा और वहां से जल्दी आप क्या कर पाओगे, वुंड को रिकवर कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करते हैं। अब आगे मेरी बात समझे, तो ड्यूरिंग द थेरेपी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द थेरेपी द नर्स इंप्लीमेंट द बेस्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन। इस बात का आपको समझना पड़ेगा, इस बात में फोकस करना पड़ेगा कि आप किस काम के लिए जा रहे हो और उसी काम की प्रायोरिटी आपको देनी है। सपोज दैट अगर आप अपने घर से दूर जा रहे हो, अपने घर से दूर जा रहे हो, सपोज जयपुर जाते हो, आप जयपुर जाते हो और किसके लिए जाते हो, कि पढ़ाई हमें करनी है। आप पढ़ाई नहीं करके आप कोई काम करने लग जाओ, आप मजदूरी करने लग जाओ, तो आपका जो हम कह सकते हैं कि जो आपका पर्पस था ना वो पूरा नहीं हुआ। आप कहीं बाजार गए, आप कहाँ गए, मार्केट जाते हो, समझना इस बात। आप मार्केट गए और मार्केट आपको मम्मी ने भेजा कि आपको आलू लाने हैं, ठीक है, आप क्या ले आए, भिंडी ले आए। तो आपका आलू का जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो काम करना है जिसके लिए आप जा रहे हो, जिसके लिए आप जा रहे हो उसको प्रायोरिटी पे रखना है। होता है ना ऐसा कि हम इस काम के लिए आए तो हमें यही काम करना है सबसे पहले, बाकी और काम अलग करेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। देखो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन हमें सप्लाई करनी है तो ऑक्सीजन पे ही फोकस करना है। देखो ये क्या कह रहा है कि मेंटेन द आईवी लाइंस एक्सेस, मेंटेन द आईवी लाइन एक्सेस, एंश्योर द ऑक्सीजन बीइंग डिलीवर्ड, की ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड सेडेशन टू प्रिवेंट द
क्लॉस्ट्रोफोबिया, कि पेशेंट को हम क्या करेंगे कि हम क्लोज चैम्बर के अंदर बंद तो कर रहे हैं लेकिन उस पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया तो नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है कि फियर, उसको डर लगता है, फियर फ्रॉम क्लोज, फियर फ्रॉम क्लोज स्पेस, कि भैया उसको बंद कमरे से या बंद चीजों से डर लगता है। ठीक है, तो उसको हम सडेशन दे देंगे, उसको नींद की दवाई दे देंगे और सो जाएगा। अब एक चीज और बताऊंगा मैं इसके अंदर, रुको। प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट एंड फैमिली। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं लेकिन ये बाद की चीजें हैं। हमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, हमें सबसे पहले पूछा गया है प्रायोरिटी इंटरवेंशन, की प्रायोरिटी क्या रहने वाली है। तो जिस काम के लिए आप जा रहे हो, जिस काम को आप कर रहे हो, वो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इंश्योर दैट आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कौन सा आंसर आपको जाने वाला है बच्चों, सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे ने सोच के रखा है वो करेक्ट आंसर है, उसकी सोचने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है। ठीक है, जिस काम को आप देखो, क्वेश्चन करना बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन करना बहुत टफ नहीं, जितनी भी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं बच्चों। अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता लग जाता है तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमने जो प्रायोरिटी पे हमें वही रखना है जिस काम के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज आपको ये समझ में आ गई। क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले पेशेंट को आप सजेशन तो दे सकते हो लेकिन मोर सजेशन नहीं देना है, ताकि अगर आप मोर सजेशन दे दोगे तो मोर डीप में चला जाएगा, मोर नींदों में चला जाएगा। अगर उसको नींद आ गई तो वो ऑक्सीजन जो है वो अपने हिसाब से लेगा, अपने हिसाब से इन द सेंस कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, भाई जब आप सोते हो तो आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम हो जाती है। अब जब कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन का जो हमारा जो थेरेपी का क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि थेरेपी का जो आपका पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। और जब फुलफिल नहीं होगा तो मतलब ही क्या उस चीज का, भाई उस चीज का मतलब ही क्या। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में किसी तरह का कोई डाउट यहाँ तक की क्लास के अंदर। देखो ये सारे प्रायोरिटीज पे नहीं है, पहला ही दूसरा नंबर ही प्रायोरिटी पे है, बाकी प्रायोरिटी पे नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन सारे ठीक है लेकिन आप उस पर प्रायोरिटी नहीं सेट होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। A nurse is caring for the client with the heart failure. A nurse is caring for the client with the heart failure and who has a magnesium level, मैग्नीशियम लेवल कितना है बच्चों उसका, उसका मैग्नीशियम लेवल कितना है 1.4 mg पर dl। द नर्स शुड, नर्स क्या करेगी भैया, एक पेशेंट है जो क्या काम कर रहा है, जो काम तो कर रहा है किस चीज का, काम किस चीज का कर रहा है, हमारे हार्ट फेलियर का पेशेंट है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। नर्स इज कैरिंग फॉर द हार्ट फेलियर पेशेंट, मैग्नीशियम लेवल उसका इतना है, तो नर्स क्या करेगी। बस ये सिंपल से क्वेश्चन है। आपको देखो, आपको फोकस करना है कि मैग्नीशियम लेवल इतना है। अगर आपको मैग्नीशियम लेवल के बारे में पता है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर दोगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल जो मैग्नीशियम का लेवल होता है बच्चों, वो कितना होता है। नॉर्मल जो मैग्नीशियम का लेवल होता है वो कितना होता है, एमजी का जो एमजी प्लस का जो लेवल होता है वो कितना होता है 1.8 to 3 ग्राम पर 3 mg पर डीएल, 3 mg पर डीएल। कितना होता है नॉर्मल, नॉर्मल कितना होता है कि 1.8 to 3 mg पर डीएल। इसका मतलब है कि लो मैग्नीशियम लेवल है, लो मैग्नीशियम लेवल है। आगे बात समझ में कि भैया हमारे पास लो मैग्नीशियम लेवल है तो इसको हमें करेक्ट करना है, तो हमें कैसे करना होता है उसके बारे में आपको देखना है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला आंसर ऑप्शन क्या कहता है कि मॉनिटर द क्लाइंट विद इरेगुलर हार्ट रिदम्स, कि मॉनिटर करना है क्लाइंट को, इरेगुलर हार्ट रिदम्स हो रही है उसकी तो मॉनिटर करना है। दूसरी चीज, एनकरेज द क्लाइंट, एनकरेज द इनटेक ऑफ द एंटा एसिड्स विद द फॉस्फेट, कि एंटा एसिड्स आपको देखना है, कि एनकरेज करना है कि आपको एंटासिड्स लेना है, मतलब कि पेंटोप्राजोल या फिर रेंटेक वगैरह लेनी है विद द फॉस्फेट, की फॉस्फेट भी लेना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि टीच द क्लाइंट अवॉइड द फूड हाई इन मैग्नीशियम, कि आपको हाई इन फूड को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या ये बात सही है, ये तो वैसे ही गलत कर देते हैं हम, क्योंकि इसका तो लो है पहले ही। अगर लो है तो आपको ज्यादा लेने की जरूरत है, मतलब कि उसको करेक्ट करने की जरूरत है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रोवाइड ए डाइट ऑफ ग्राउंड बीफ, एग्स एंड चिकन ब्रीस्ट, कि आपको ये सारी चीजें खानी है। अब आपको चीजें इसके अंदर देखनी है कि आपका क्या कंडीशन देखने को मिलता है।
सबसे पहली चीज तो आपने देख ली कि एक क्वेश्चन को एलिमिनेट तो आपने कर दिया, बहुत अच्छी। अब आपके पास 30 क्वेश्चन, 3 ऑप्शंस बचे हुए हैं कि तीनों ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, कि आप मॉनिटर करोगे इरेगुलर हार्ट रिदम को, या देखते रहोगे कि भाई इसकी कब हार्ट की इरेगुलर रिदम हो, या फॉस्फेट देना है, या फॉस्फेट देना है बच्चों। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी आंसर्स करेंगे। देखो मैग्नीशियम लेवल जो मैंने आपको रेंज बता दी है, रेंज बताने के बाद मैंने आपको क्या बताया है कि ये लो मैग्नीशियम है, और जब भी हाइपो मैग्नीशियमिया होता है, हाइपो मैग्नीशियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया क्या लीड करता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पेशेंट को हाइपोमैग्नीशियमिया होता है तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है, द क्लाइंट शुड मॉनिटर, द क्लाइंट शुड मॉनिटर क्या करता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन में चला जाता है, डिसरिथमियास देखने को मिलते हैं। जब भी पेशेंट को हाइपोमैग्नीशियम होता है तो डिसरिथमिया आपको पेशेंट को देखने को मिलता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के अंदर, नर्व कंडक्शन के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इम्पल्स कंडक्शन के अंदर क्या करता है, रोल प्ले करता है, और वो भी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या करता है बच्चों कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, हमारी जो इम्पल्सेस होती हैं उसको जनरेट करने का काम करता है। अगर इसका लेवल कम होता है तो जो जो हमारी कंडक्शंस हैं, इम्पल्स हैं, वो कम हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट को डिसरिथमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आपको क्या करना है बच्चों की, उसको मैग्नीशियम देना है पेशेंट को, MgSO4 की देते हैं, 1 ग्राम का एम्प्यूल आता है आई थिंक। तो मैग्नीशियम आपको देना होता है, अगर वो पेशेंट जो है वो ऑरली खा सकता है, वेंटिलेटर पे नहीं है, पेशेंट को ऑरली अगर है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उससे बने हुए फूड्स दे सकते हो जिसमें मैग्नीशियम रिच होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों, एनकरेज द, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा करते हो कि उसको एंटासिड्स के साथ फॉस्फेट भी दे रहे हो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, और भी खराब हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी, एग्रेसिव कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी आपको नहीं करना है। प्रोवाइड द डाइट ग्राउंड बीफ एग्स, देखो बीफ एंड एग्स के अंदर तो मैग्नीशियम रिच होता है, ठीक है, ये तो आप देख सकते हो। चिकन ब्रेस्ट जो है वो नहीं होता है, चिकन ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है कि लो मैग्नीशियम होता है, तो उसको हमें नहीं देना है, उसको हमें नहीं देना है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि इसका आंसर कौन सा जाने वाला है, तो सबसे पहला आंसर जाएगा इसके अंदर कि मॉनिटर द क्लाइंट इरेगुलर हार्ट रिदम्स के, आपको इरेगुलर हार्ट रिदम्स का मॉनिटर करना है, ताकि उसको डिसिमिया की कंडीशन होती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि आपको, अगर मैं मैग्नीशियम रिच फूड के बारे में बताता हूँ, मैग्नीशियम रिच फूड कौन सा, सबसे पहली चीज तो आपका क्या है, एग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बनाना, उसके बाद आता है बनाना, बनाना के अंदर सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम बहुत रिच होता है, ध्यान रखना। एग्स हो गए। ग्राउंड बीफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। चिकन बीस्ट तो क्या होता है, चिकन बीस्ट, चिकन बीस्ट क्या होता है, लो इन मैग्नीशियम। आगे मेरी बात सुनो, तो लो इन मैग्नीशियम में क्या होता है, रिच फूड में क्या होता है, आपको पता लग गया। तो आगे बात समझ में, मैग्नीशियम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हार्ट फेलियर का कारण बन सकती है, ऐसे ही पोटेशियम का काम होता है, ऐसे ही पोटेशियम का काम होता है, अगर पोटेशियम का लेवल लो होता है तो डिसरिथमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। डिसरिथमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, इसीलिए हम कहते हैं कि रेगुलर एबीजी अन पेशेंट्स की होनी चाहिए, ठीक है। जो पेशेंट प्रोन होते हैं इन चीजों के लिए, उनको रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। नंबर 6 नंबर का, a nurse is assessing the pregnant client diagnosed with the abruptio placenta, एक